स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जून 2024 के यूजीसी नेट के पेपर का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और शानदार डिस्कशन करते हैं इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं चोल शासनकाल की। दोस्तों एक बात पहले बता दें कि चोल बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे एग्जाम के लिए, और चोल को अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। जरूरत पड़ी आप बताएंगे तो फिर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, फिर भी कुछ जानकारी हम इसमें अच्छे से डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल है कि चोल शासन काल के दौरान जो इरविरपट्टनम का तात्पर्य था। पहला, नगर से संचालित व्यापारियों का समूह। दूसरा, पथकर उपकर का प्रकार। तीसरा, संरक्षित व्यापारिक नगर जो व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे। या चौथा, नगर निवासियों की आचार संहिता। इसमें इरिविरपत्तनम क्या था? चलिए डिस्कशन करते हैं। आप बताती कोशिश करिए दोस्तों। पत्तनम मतलब होता है बंदरगाह या पोर्ट। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये किसी स्थान की बात हो रही है, ठीक है। तो पथकर या उपकर तो नहीं होगा, आचार संहिता तो नहीं होगी, क्योंकि ये पोर्ट, बंदरगाह या किसी स्थान की बात हो रही है, ठीक है। तो संरक्षित व्यापारिक नगर हो सकता है, या नगर से संचालित व्यापारियों का समूह। देखो समूह है, ये भी जगह से रिलेटेड नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड से हमको पता चल गया कि ये संरक्षित व्यापारिक नगर था जो व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे। ऐसे ही सारे सवालों को करना होता है, बहुत परेशान नहीं होना होता, ठीक है। अब ये इसका आंसर तो पता चल गया, तो फिर हम चोल साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक। चोल साम्राज्य जो है दोस्तों, लिख देते हैं चोल साम्राज्य ये संगम कालीन चोल वंश था और कई शताब्दियों तक अवसान में रहा। ये बहुत पुराना है दोस्तों, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं कि विजयालय के काल में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब विजयालय ने पुनः संगठित किया, तो हम विजयालय को कैसे पढ़ते हैं कि इसने स्थापित किया था चोल वंश को। तो विजयालय प्रथम शासक रहा है, इसने चोल को पुनः संगठित किया और इन्होंने कुछ उपाधि धारण की, जैसे तंजौकोंडा। तंजौकोंडा यानी तंजौर का विजेता, नर केसरी की उपाधि ली इन्होंने। और दोस्तों ये विजयालय जो था ये पल्लवों का सामंत था। ये सवाल आता है, पल्लवों का सामंत, ये काफी टफ हो जाता है। पल्लवों का सामंत था कि होयसलों का सामंत था, तो इस तरीके से कुछ भी दे सकते हैं कि पांड्यों का सामंत था। नरकेसरी हो गया। फिर तंजौर को जीतकर उन्होंने इसकी राजधानी बनाई, तो राजधानी क्या हो जाएगी? तंजौर। फिर इसका पुत्र आता है, इसका पुत्र का नाम क्या होता है? परांतक प्रथम। दोस्तों परांतक प्रथम आता है। ये देखो डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस एक अनुमान होना चाहिए, क्योंकि डेट कहीं नहीं पूछी जाती। हाँ, सीक्वेंस वाइज पूछा जा सकता है। ये साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत करता है, अपनाता है, और इसने 2 युद्ध लड़े। एक तो वेलूर युद्ध लड़ता है 915 में, किसके द्वारा? एक तो परांतक प्रथम स्वयं, ये किससे लड़ता है? पांड्य नरेश थे राज सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय, और सिंघल नरेश, सिंघल होता है श्रीलंका नरेश, कश्यप 4, कश्यप 5, ये दोनों का संयुक्त मोर्चा था। और इधर कौन थे? परांतक प्रथम। फिर भी परांतक प्रथम इसमें जीत जाता है। लेकिन वही तक्कोलम का युद्ध जब होता है, कब होता है तक्कोलम का युद्ध? 949 में। तब ये हार जाता है परांतक प्रथम। किससे हारता है? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से हार जाता है, और तूर्ण मंडलम पर अधिकार हो जाता है। और इसी युद्ध में ये इसका जो राजकुमार था, चोल राजकुमार राजादित्य, मारा जाता है।
राजादित्य जो है इसमें मारा जाता है। किसमें? तख्त युद्ध में। ठीक। और इसके चोल जो शासक हुए हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको इसमें पढ़ना होगा। हालांकि वीडियो ना बड़ा हो इसलिए बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं चल रहे हैं। इसके बाद आते हैं राजराज प्रथम। राजराज दोस्तों ये उपाधि थी एक। इसका मूल नाम जो था वो अलिमोर वर्मन था। अलिमोरी वर्मन इसका मूल नाम था। सुंदर चोल का पुत्र था दोस्तों। सुंदर चोल बहुत फेमस नहीं था, बहुत उपयोगी शासक नहीं था, जिसको परांतक द्वितीय भी बोलते हैं। और राजराज प्रथम ने ही सबसे पहले उत्तरी सिंघल द्वीप पर, उत्तरी सिंघल मतलब जो ये श्रीलंका है, इसके उत्तरी भाग में इसने शासन अधिकार कर लिया था। और ये उपाधि धारण करता है, एक तो केरलान तक की उपाधि धारण करता है और अमर भुजंग की उपाधि धारण करता है। इसके अलावा जय गोंडा, फिर कलिंग पर आक्रमण करता है, वो जीतता है और कलिंग, तैलिंग, कलिंग तक ये उपाधि का नाम है। और इसके अलावा कांडलूर शोल कुल मरूत, कांडलूर शोल शोल शोर कुल मरूत ये उपाधि धारण करता है ये राजराज प्रथम। और इसका जो अंतिम अभियान होता है मालदीव होता है। अंतिम अभियान पूछे राजराज प्रथम का तो मालदीव होता है। इसके अलावा इसके बाद आते हैं बहुत महत्वपूर्ण शासक राजेंद्र प्रथम दोस्तों। इनका समय काल होता है 1015 से 1044। ठीक। ये चोल नारायण के नाम से प्रसिद्ध थे। चोल नारायण, ये जो डेट है ये 2-4 साल इधर उधर होती रहती है, क्योंकि अलग अलग सोर्से में थोड़ा बहुत इधर, बस अनुमान लगाना होता है कि हाँ लगभग 1000-1500 के आसपास, 1015। ठीक। और इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका पर, जहां राजा राम ने केवल उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया था, वहीं राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया पर भी आक्रमण किया था। दक्षिण पूर्व अभियान किया था, यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, इस पे भी अभियान किया था। और गंगईकोंड चोलपुरम राजधानी बनाया था इन्होंने। इसके अलावा अगर उपाधि की बात करें इनकी, तो ये कडारम कोंडा, कटह अधिपति की उपाधि धारण करते हैं। इसके अलावा भाई राजराज द्वितीय, राजाधिराज प्रथम आते हैं, फिर आते हैं राजेंद्र द्वितीय, फिर वीर राजेंद्र, फिर कुलोतुंग प्रथम, फिर विक्रम चोल आ जाते हैं, फिर कुलोतुंग द्वितीय आते हैं। इस तरीके से शासक चलते रहते हैं। इसको कहीं अलग वीडियो में देखा जाएगा तभी हो पाएगा। काफी बड़ा है चोल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इसका दूसरा सवाल भी चोल से ही संबंधित है, तो इसको भी देख लेते हैं साथ में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मध्यकाल के आरंभ में दक्षिण भारतीय ग्राम जीवन की मूलभूत इकाई उर थी। दूसरा है उर जो है ग्राम सभाओं के साथ साथ ग्राम से भी संबंधित था। उर गैर ब्राह्मण ग्राम था। नाडु, सभा, नगरम जैसे कॉर्पोरेट निकाय राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह के कार्यों से संबंधित नहीं थे। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। दोस्तों ये मध्यकाल में ही आता है चोल, और 9वीं-10वीं शताब्दी, 8वीं 9वीं 10वीं। तो इसमें बात कर रहे हैं हम इसके प्रशासन की। अगर इसके प्रशासन की ही सिर्फ बात करें तो एक बात ये देखेंगे, इधर से ऐसे देख लेते हैं कि सबसे ऊपर तो भाई साम्राज्य रहेगा और साम्राज्य में सम्राट रहेगा। ठीक है, ये बात तो पक्की है। दूसरी बात ये होगी कि उसके बाद मंडल आता है। इसमें चोल की बात हो रही है, चोल शासन की। मंडल में कहीं 6 मंडल और कहीं 9 मंडल में बटा हुआ मिलता है।
फिर उसके बाद आता है वलनाडु। वलनाडु क्या होता है? कई कोट्टम मिलकर वलनाडु बनाते हैं, तो इसके नीचे आ जाएगा कोट्टम। फिर कोट्टम के नीचे नाडु आता है दोस्तों, जो आज का जिला जैसे है। और इसमें नोटार एक संस्था थी जो इसका शासन संचालन करती थी, नाडु की। नाडु के बाद आता है दोस्तों कुर्रम। कुर्रम होता था गांवों का समूह, ठीक है। और जस्ट कुर्रम के बाद आते हैं गांव। ये बात क्लियर हो गई ना? ये जरूरी है याद करना, और ये हायरार्की जरूरी है आपको अगर चोल पढ़ रहे हैं तो। अब गांव के दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो सामान्य गांव था, सामान्य, और एक जो था विशिष्ट गांव था। अब विशिष्ट क्यों था? क्योंकि ये दान में मिला था किसको? ब्राह्मणों को, तो इस पे कर नहीं लगता था। और इसको बोलते थे ब्रह्मादेय, जो ब्राह्मणों को मिला। इसके अलावा क्या नाम था इसका? अग्रहार भी कहते थे, और एक नाम था मंगलम। संस्था इसी से जुड़ी थी, ठीक है, संस्था। और वहीं जब सामान्य गांव की बात करते हैं तो ग्राम सभा इसकी जो थी उसको ही उर बोला जाता था, ठीक। और यहाँ सभी प्रकार के लोग रहते थे, सब। और लेकिन विशिष्ट ग्राम में ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से था ये। तो पहला जो हम लोगों का आंसर है कि मध्यकाल में के आरंभ में दक्षिण भारतीय ग्राम जीवन की मूलभूत इकाई उर थी। तो क्या ये उर थी? हाँ, मूलभूत इकाई गांव की ही बात हो रही है, तो उर थी, ये तो ठीक है। उर ग्राम सभाओं के साथ साथ ग्राम से भी संबंधित था, तो हाँ, गांव से ही, ग्राम सभा से ही संबंधित है, तो ये भी ठीक है। और उर के बारे में है कि गैर ब्राह्मण गांव था, हाँ, क्योंकि ब्राह्मण तो यहाँ रह रहे हैं विशिष्ट गांव में, तो ये क्या कहलाएगा? गैर ब्राह्मण गांव कहलाएगा, तो ये भी ठीक है। नाडु, सभा, नगरम जैसे कॉर्पोरेट निकाय थे। देखो नाडु, सभा, सभा यहाँ है विशिष्ट ग्राम में, और बाकी कॉर्पोरेट निकाय राजस्व के मूल्यांकन, संग्रह कार्यों से संबंधित नहीं थे। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये ही इसको रेगुलेट करते थे, राजस्व के कार्यों से संबंधित नहीं थे। लेकिन वास्तव में ये सभी निकाय राजस्व की आकलन करते थे। इनका संग्रहण कौन करेगा भाई? कुर्रम, गांव, नाडु, जहां जो रह रहा है वही तो संग्रह करेगा। वही महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल थे ये तो ठीक है। तो इस तरीके से ए बी सी हमारा सही हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया। फिर से बता रहे हैं, आपको जैसे ही मौका मिले आप चोल साम्राज्य को जरूर से कंप्लीट कर लीजिए, एक एक चीज, नाडु, सभा, नगरम, जो भी हो सब कुछ, बाकी हम तो कवर कराएंगे ही, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। थर्ड है दोस्तों, अकाल के बारे में बात कर रहे हैं, फेमाइन के बारे में बात हो रही है इसमें, कि अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है कि वर्ष 1880 में लॉर्ड लिटन सरकार ने स्ट्रेची कमीशन गठित किया। दूसरा है सर एंथोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने एक आयोग गठित किया। इसने वर्ष 1901 में अपनी रिपोर्ट भेजी। वैसे मैकडोनाल्ड आयोग की बात ये कर रहा है। वर्ष 1876 से 78 की अकाल ने मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब को प्रभावित किया। और डी है 1866 के अकाल ने राजपूताना, पंजाब, मध्य प्रांत, बरार और मराठवाड़ा को प्रभावित किया। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए पहली बात करते हैं कि वर्ष 1880 में लॉर्ड लिटन सरकार ने स्ट्रेची कमीशन का गठन किया था, तो बिल्कुल ठीक है, 1880 में स्ट्रेची कमीशन का गठन होता है और लॉर्ड लिटन सरकार ही करती है, 1880 में ही करती है। इसी की सिफारिश पर, यानी स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची कमीशन की ही सिफारिश पर 1883 में भारत की पहली फेमाइन कोड बनी। फेमाइन कोड, अकाल संहिता, ठीक है। ये अकाल संहिता पहली बार कब बनी थी? 1883 में स्ट्रेची कमीशन की
सुझाव पर, सिफारिश पर। ठीक, पहली बात सही हो गई तो ये टिक लगा लेते हैं, इस तीनों में दिया गया है। दूसरी बात करते हैं, सर एंथोनी मैकडोनल यानी मैकडोनल कमीशन की बात हो रही है इसमें, और इनकी अध्यक्षता थी, और लॉर्ड कर्जन ने एक आयोग, वही मतलब मैकडोनल आयोग का गठन किया था, वर्ष 1901 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है कि सर एंथोनी मैकडोनल की अध्यक्षता में कर्जन ने कमीशन का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 1901 में सौंपी थी। तो बिल्कुल ये ठीक है, तो बी ठीक है, तो हमारा आंसर इसी से पता चल जा रहा है। हालांकि आगे चलते हैं, वर्ष 1876-78 के अकाल ने, देखो दोस्तों ये मद्रास मुंबई उत्तर प्रदेश इतना ज्यादा नहीं था, ये 76 से 78 अकाल, सॉरी हाँ 66 की बात हो रही, ये ठीक है, अकाल मद्रास बम्बई और उत्तर प्रदेश पंजाब को ही प्रभावित करता है। हम ये उड़ीसा वाले अकाल पे आ गए थे। ठीक, ये बिल्कुल ठीक है हमारा कि हाँ इन सबको प्रभावित करता है ये। वहीं जब 1866 की बात करते हैं तो ये दोस्तों राजपूताना, पंजाब, मध्य प्रांत, बरार, मराठवाड़ा नहीं, इतना ज्यादा नहीं था, ये ओडिशा की तरफ था, और इसे ही इतना ज्यादा था कि इसे विपदाओं का सागर कहा जाता है, विपदाओं का सागर कहा गया बाद में। इसके बाद ही कैंपबेल आयोग बना था, कैंपबेल आयोग बना था दोस्तों। ये कब बना था? 1866 में, जब उड़ीसा अकाल आया था उसके बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। हाँ, एक बात और दोस्तों, भारतीय अकाल की बात करेंगे। आंसर में देख लेते हैं, इसमें ये वाला नहीं था तो डी गलत हो जाएगा, तो सी ही सही है, ये सही था। भारतीय अकाल में दो चीज, एक तो 1896 में और 1897 से, और दूसरा 1899 से 1900 के बीच में अकाल पड़ते हैं। ठीक है, भारत के दक्कन, बंगाल, यूपी ये सारे कवर होते हैं। तो इसी समय लॉयल आयोग बनता है, एक लॉयल आयोग बनता है जो कि 1898 में बनता है, ये भी अकाल आयोग था और अकाल की जांच के लिए बना था। ठीक, वहीं जब 1900 की बात आती है तो ये मैकडोनल्ड वाला आ जाता है, जो 1901 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पूरा ये कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं फोर्थ पे दोस्तों। चौथा हमारा है कि कौन मगध से संबंधित नहीं है। इसमें हर्यक वंश, केवर्त, शुंगना या नंद, शुंगना क्या होता है, शुंग वंश है। ठीक है, ये दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन से मगध से संबंधित नहीं है। तो ये तो मुझे लगता है सिंपल है कि आप बता लेंगे। सबसे पहले शुरुआत अगर कर लें तो मगध, यहां से शुरुआत करते हैं, मगध। और मगध पे सबसे पहला जो राज्य, यानी ठीक है यहां लिखते हैं मगध, मगध पे शासन करने वाले वंश की शुरुआत करें अगर, तो सबसे पहला क्या है? हर्यक वंश। हर्यक वंश कौन होता है? 544 BC टू 413 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। 444 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व हर्यक वंश आता है। और इसके प्रमुख जो यानी संस्थापक की बात करोगे तो बिंबिसार आते हैं, और अजात शत्रु, उदयन इसमें आते हैं। मगध का वास्तविक उत्थान जो होता है इसी वंश से होता है, और अजात शत्रु वैशाली पर विजय करता है और राजधानी को राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र होती है। हाँ, इसका आंसर बताने उब रहे हैं अगर, तो कैवर्त है। हरेक वंश भी, शुंग वंश भी, नंद वंश भी मगध से संबंधित है। अब इसमें डिटेल में आ जाएगा। हरेक वंश के बाद आते हैं दोस्तों शिशुनाग वंश पे। शिशुनाग वंश है 413 टू 345, सब ईसा पूर्व में है। शिशुनाग इसका संस्थापक था, और इसका एक काला शोक
शासक था और कालाशोक के ही का शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, अवंती को मगध में इसने मिलाया था। इसकी राजधानी पहले वैशाली थी। अगर थर्ड की बात करोगे तो नंद वंश आ जाएगा। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 345 टू 322, 345 बीसी से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, महापद्मनंद इसके संस्थापक थे और घनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का। काफी ज्यादा धनी ये वंश था दोस्तों, विशाल सेना थी और धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाया और मगध पर मौर्य वंश स्थापित हुआ। मौर्य वंश, ठीक, मौर्य वंश होता है 322। एक दो साल हमने बात किया है कि हर जगह कहीं न कहीं आपको वैरी मिल सकता है। 322 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच मौर्य वंश रहता है और चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था, जिसने चाणक्य के साथ मिलकर अंतिम नंद शासक घनानंद को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसी में बिंदुसार, देखो बिंबिसार जो थे हर्यक वंश में थे, लेकिन जो मौर्य वंश में आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वो बिंदुसार हैं। ठीक है, बिंदुसार बाद में आते हैं, बिंदु ऐसे याद रखो, बिंदु बाद में आती है। ठीक है, और अशोक जो है इसी वंश के संस्थापक शासक रहे। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। शुंग वंश कब से कब रहता है? 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व शुंग वंश रहता है और पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित होता है। मौर्यों के बाद की सत्ता होती है दोस्तों ये। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। वहीं सिक्स्थ की बात करें, शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना होती है। वो होती है 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व के बीच में। अंतिम शुंग शासक देवभूत को हटाकर वासुदेव कर्ण द्वारा स्थापित होता है कण्व वंश और अंतिम ब्राह्मण वंश था। ठीक है, ये बात हो गई। अगर इसके आगे भी चलें, सेवंथ में कण्व वंश के बाद कौन आता है दोस्तों? कण्व वंश के बाद आते हैं आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन कब आता है? 1 BC 23 ईस्वी। फिर आते हैं शक, ये पश्चिम और मध्य की बात है अब, लेकिन इसी टाइम पीरियड में रहते हैं। शक के बाद आते हैं कुषाण। कुषाण के बाद आते हैं गुप्त काल, गुप्त वंश आता है दोस्तों। गुप्त वंश के बाद आता है पुष्यभूति वंश आता है, जिसमें हर्षवर्धन होता है। 647 तक हर्षवर्धन रहता है। हर्षवर्धन की मृत्यु जैसे ही होती है उसके बाद कोई केंद्रीय सत्ता नहीं बचती है। फिर लगभग 100 साल तक गैपिंग रहती है कि कोई केंद्रीय सत्ता आए, लेकिन इसी बीच सामंत जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और अपने अपने क्षेत्र में अलग होते हैं और राजपूत वंश, राजपूत काल की शुरुआत होती है। पूर्व मध्य काल की भी शुरुआत मानी जाती है और जो कि 1206 के आसपास तक चलती है। उसके बाद सल्तनत काल आ जाता है। सल्तनत काल के बाद हम देखते हैं कि मुगल काल आ जाता है। मुगल काल के बाद अंग्रेज आ जाते हैं और फिर हम जाके स्वतंत्र होते हैं। ठीक, ये हमारा पूरा इतिहास है। हाँ, कैवर्त इसमें बचा था। ये किसकी बात थी? कैवर्त कौन था? कैवर्त की बात करेंगे तो ये कोई बड़ा शासक वर्ग नहीं था दोस्तों, ये एक जाति थी कह सकते हैं। और या यूं कह सकते हैं कि बंगाल एक समुदाय था, समुदाय कह सकते हैं। और ये बंगाल में मुख्य रूप से थे। पाल वंश के, पाल वंश में इनका विद्रोह होता है। ठीक है, ये ठीक है, छोड़ दो, उसको कोई खास मतलब नहीं है। फिफ्थ में देखते हैं, लास्ट, नवीन यानी पुरातत्व विज्ञान और पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य के परिवर्तनकारी स्वरूप को प्रारंभिक से नवीनतम में अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये दोस्तों बहुत कम पूछा गया है, नॉर्मली नहीं पूछा जाता और काफी टफ माना जाता है। हालांकि हम लोगों ने एक जो वीडियो करते थे एक सवाल का, उस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी बात कर रहे हैं।
और इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, हम सीरियल वाइज चलेंगे कि शुरुआत में क्या कहता है। इसमें ये बताया तो दोस्तों कि पुरातत्व जो विज्ञान है, आर्कियोलॉजी है, उसको वो क्या मानती है कि कैसे विकास हुआ है, सारी चीजों का क्या हुआ है। तो अभी इसमें समझेंगे तो समझ आएगा क्या चल रहा था। सबसे पहले आता है विसरणकारी परिप्रेक्ष्य। विसरणकारी परिप्रेक्ष्य, विसरणवादी, विसरणकारी, जो भी कह सकते हैं। ये क्यों होता है, ये इसकी इंग्लिश भी थोड़ा जानेंगे तो ज्यादा बढ़िया है दोस्तों। डिफ्यूजनिस्ट पर्सपेक्टिव जो होता है ये इसमें विसरणकारी परिप्रेक्ष्य में होता है। विसरण मतलब होता है फैलाव, है ना, फैलना या फैलाव होता है। और परिप्रेक्ष्य मतलब होता है दृष्टिकोण या थ्योरी कह सकते हो। तो यानी एक जगह कोई संस्कृति पनपी और चारों तरफ जब फैलती है, चारों तरफ विसरण होता है, तो इस अप्रोच को यानी संस्कृत का एक जगह से दूसरी जगह फैलना ही विसरणकारी परिप्रेक्ष्य कहा जाता है, डिफ्यूजनिस्ट पर्सपेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों कब आया था, ये आया था 1801, यानी सीधा कह सकते हैं हम 19वीं सदी के अंत में। ठीक, 19वीं सदी के अंत में हमने आपको देखना बताया था कि 19वीं सदी कहा जाता है, तो एक कम करके देख लेंगे 1801, 1801 से 1899 बीच में। ये विसरणवादी हो गया। दूसरा ये है उद्विकास और अनुगुणित से मॉडल आता है। ये दूसरा सेकंड पे आएगा, पहले पे सी आएगा, दूसरे पे बी आएगा। ठीक है, बी आएगा, देखते हैं बी। उद्विकास का अनुगत मॉडल, यानी इसको देखेंगे तो फोटो जेनेटिक मॉडल होता है ऑफ इवोल्यूशन। इसको कैसे समझेंगे, उद्विकास यानी इवोल्यूशन, ये समझ आ रहा है। अनुगणित, अनुगत या अनुगुणित है दोस्तों ये, इसका मतलब होता है एडाप्टिव, अनुकूलित, एडॉप्टिव। अब मॉडल की बात जब आती है तो इसका नाम होता है या सैद्धांतिक ढांचा कह सकते हैं, यानी समाज पर्यावरण के अनुसार विकास या विकसित होता है और उसे अपने आप को अनुकूलित करता है। ठीक, समाज के अनुसार और पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन जो होता है, जो बदलाव होता है, उसी को विकास, उद्विकास कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे समझेंगे तो आ जाएगा। ये 20वीं सदी में है, आता है। इसको बोलते हैं न्यू इवोल्यूशनिज्म। ठीक, यानी 1950s के आसपास ही आता है। सी की बात जब करेंगे तो नवीन और प्रक्रम धर्मी पुरातत्व की बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि नवीन एवं प्रक्रम धर्मी में कि नियो प्रोसीजरल आर्कियोलॉजी होती है। प्रोसेस जहां हो गया, यानी ये प्रोसेस जहां यानी प्रक्रिया जहां हो गई, तो वहां क्या हो जाएगा, वैज्ञानिकता आ जाएगी, नियम आ जाएंगे, और यही केंद्र हो जाता है पुरातत्व का। तो ये 1960s में रहता है, न्यू आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, नवीन न्यू आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद लास्ट बचता है संश्लेषित विरासत का देशी पुरातत्व विज्ञान, जिसमें होता है कि जो संश्लेषित है यानी संस्कृत से संबंधित। और अच्छा, इसकी इंग्लिश देखें तो इंडिजिनस आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी ऑफ कल्चरल हेरिटेज। इसमें इंडिजिनस यानी स्थानीय समुदाय की बात होती है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, बहुव्याख्या और पहचान पर जोर दिया जाता है। तो ये होता है सांस्कृतिक विरासत का देशी, ये देशी से समझ सकते हैं, इंडिजिनस है। ठीक, ये आता है 1980s में, लेटेस्ट, सबसे बाद में यही आता है। तो पहले फैलाव होगा, फिर विकास होगा, विकास, फिर प्रक्रिया आएगी, और उसके बाद पहचान मिलेगी देशी की।
आसपास विरासत की। तो देखो, सामान्य जो बौद्धिक इतिहास है दोस्तों, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री जो होती है, वो न्यू इवोल्यूशनरी थिंकिंग को पहले लाती है, ठीक है, और उसके बाद प्रोसीजरल आर्कियोलॉजी को लाता है। लेकिन कुछ किताबों में प्रोसीजरल को पहले रखा जाता है, इसीलिए हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बहुत एक शिफ्ट मानते हैं कि इवोल्यूशनरी मॉडल जो है उसी के भीतर विकसित होता है, पैराडिग्म शिफ्ट होता है, मानते हैं ये। तो कभी कभी कई किताबें जो पुरानी हैं वो ये मानती हैं, इसीलिए हम लोगों का ये आ जाता है कि पहले प्रोसीजरल आएगा कि पहले न्यू इवोल्यूशनरी थिंकिंग आएगी। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो पहले ये विसरण, फिर इवोल्यूशन, फिर प्रक्रिया। लेकिन कई बार प्रक्रिया मान लेते हैं, तो इसमें प्रक्रिया माना गया है, इसलिए इसमें आंसर ये है। लेकिन अगर आप लगाना चाहेंगे, हाँ, जो एग्जाम में आंसर इसका दिया गया था वो यही था, ठीक है, न्यू इवोल्यूशनरी थिंकिंग में। लेकिन कहीं हमने देखा है दूसरे एग्जाम में कि उसमें दूसरा मान लिया गया है, यानी प्रोसीजरल को पहले मान लिया गया है, अब इवोल्यूशन को पहले मान लिया गया है, प्रोसीजरल को बाद में मान लिया गया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। फिलहाल ये अगर समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये कॉमन यूज में बहुत कम होता है ये, इसीलिए नॉर्मल अगर बाकी सवालों से कंपेयर करें तो ये बड़ा टफ ऐसा लगेगा कि क्या ही नई चीज है। मुझे भी पहले जब पढ़ा था तो लग रहा था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इसको समझेंगे थोड़ा सा तो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। और इसे पढ़ते रहिए, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए, चोल को अवश्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।